हेलो फ्रेंड्स, मैं तेजकन शर्मा टीके स्टडी क्लासेस से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम ऋग्वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल के बारे में पढ़ेंगे। ऋग्वैदिक काल का जो टाइम पीरियड है 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है। देखिए स्टूडेंट्स, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अक्सर ये कमेंट आता है कि वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा है। देखिए स्टूडेंट, आप जो वीडियो देख रहे हो उसको आप पहले तो स्टार्ट कीजिए और फिर उसको वापस स्टॉप कीजिए। स्टॉप करने के बाद फिर उसको स्टार्ट कर लीजिए। फिर धीरे धीरे कम से कम 10 सेकंड के बाद में ये आपका वीडियो बिल्कुल क्लियर दिखेगा और इसकी जो भी प्रॉब्लम है आगे आने वाली जो वीडियो उसमें पूरी प्रॉब्लम आपकी ये सॉल्व कर दूंगा। देखिए, ज्यादा समय न व्यतीत करते हुए मैं आज सीधे टॉपिक पे चलता हूँ। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है ऋग्वैदिक काल यानी कि पूर्व वैदिक काल की बात अपन करते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1500 बीसी से 1000 बीसी है। इसमें हम टॉपिक में पढ़ेंगे जो आर्य है, आर्य लोगों के सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, राजनीतिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे और आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वैदिक कालीन राजनीतिक जीवन। देखिए, पूर्व वैदिक राजनीतिक जीवन की बात अपन करते हैं। देखिए, ऋग्वैदिक काल की अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। हम बात करते हैं कि जो ऋग्वैदिक काल की जो अर्थव्यवस्था थी वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। अगर इसके विपरीत हम देखें तो हड़प्पा जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी? नगरीय अर्थव्यवस्था थी। ठीक है। यहाँ हम देखें तो हम देखते हैं जैसे ग्रह या कुल, ग्रह या कुल के जो कुलपति हुआ करते थे, यानी सो कुलपति को कुलक भी कहते हैं। ठीक है। इसमें जो परिवार का जो मुखिया होता था, यानी कि जो परिवार का मुखिया पिता होता था, इसलिए ये जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी। इसके विपरीत हम अगर देखें हड़प्पा सभ्यता में, तो हड़प्पा सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज था, यानी कि माता का जो स्थान था, यानी कि जो स्त्री का स्थान बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। ऐसे यहाँ पर मुखिया कौन हुआ करता था? पिता, यानी कि पितृसत्तात्मक शासन व्यवस्था थी। यहाँ पे बात करते हैं ग्रह या कुल, इसके कुलपति या उसको कुलप कहा गया है। इससे बड़ी इकाई थी ग्राम। ग्राम का जो मुखिया होता था ग्रामीण कहलाता था। विष, विष का जो मुखिया होता था विषपति कहलाता था। इसके बाद में जन या कबीला एक ही बात है। इसके जो मुखिया होता था उसको हम गोप या गोपा या राजन या राजा या जनस्य। ठीक है। आने वाले जो वीडियो है उसमें हम जन, फिर जन से बनेगा जनपद और जनपद से फिर बनेगा आपका महाजनपद। जो हम बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में हम 16 महाजनपदों की बात करते हैं और जैन धर्म का जो ग्रंथ है भगवती सूत्र में भी हम 16 जनपदों की हम जानकारी हम वहां से लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजा के राज्याभिषेक में ग्रामीणी, कुलप या कुलपति, विषपति, रथकार, कर्मकार आदि भाग लेते थे। इन्हें हम रत्निन कहा जाता है, यानी इसको हम उसको क्या कहते हैं? रत्निन। देखिए, रत्निन की संख्या 12 थी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये रत्निन होते क्या थे? ये प्रमुख अधिकारियों का एक समूह था, तो उनको हम रत्निन कहते हैं। हम बात करते हैं कि 12 रत्निन कौन कौन से, उसकी पहले हम बात कर लेते हैं। 12 रत्निन में सबसे पहले पहला रत्निन था सेनानी, इसको सेनापति भी कहा जाता था। दूसरा था पुरोहित, उसको मार्गदर्शक, मित्र, न्याय में राजा की मदद करता था। तीसरा महिषी, ये पटरानी, यानी कि जो राजा की जो पटरानी होती थी उसको महिषी कहा जाता है। ये जो पटरानी होती थी राजा की, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क था उसमें भी ये सहायता या सलाह राजा को देती थी। युवराज, ये राजा का पुत्र हुआ करता था। दूत, राजा का सारथी। ग्रामीणी, सारथी। रथकार, जो रथ बनाने वाला। संग्रहित, एक कर एकत्रित करने वाला होता था। भागदूत, कोषाध्यक्ष हुआ करता था। इसके बाद में था अक्षवाय, ये जुआ जिताने वाला होता था। पालागल, ये हंसाने वाला व्यक्ति होता था। और लास्ट जो 12वां रत्न था गोविक कर्तन, यानी शिकार करने में राजा की क्या करता था? ये मदद करता था। ये तो 12 रत्न थे। डियर फ्रेंड्स, इसके लगातार आप नोट्स बनाइएगा। और ये जो नोट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही बढ़िया ऑथेंटिक्स जो बुक है
उनसे लिए गए हैं और बहुत बड़ी मेहनत से मैं ये नोट्स बना, तो प्लीज आप भी इसके लगातार नोट्स बनाइए और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी जो समस्या है वो आप कमेंट में लिखिएगा। आपकी जो समस्या है उसको मैं सोल्व कर दूंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो रत्निन थे, ये राजा की राज्याभिषेक में भी भाग लेते थे और राजा को क्या करते थे, परामर्श या सलाह वगैरह भी ये दिया करते थे। आगे बढ़ते हैं। राजा का पद सीमित संदर्भों में ही वंशानुगत था, अर्थात राजा का पद वंशानुगत नहीं था, यानी कि सीमित संदर्भों में राजा का जो पद था वो वंशानुगत था, यानी परंपरा पर आधारित था। लेकिन राजा का पद कैसा नहीं था, वंशानुगत नहीं था। कबीलाई तत्वों की प्रधानता के कारण राजा के पास असीमित अधिकार नहीं थे, अर्थात राजा के अधिकारों पर भी क्या था, नियंत्रण, बाउंडेशन थी। ठीक है। और बाउंडेशन यानी कि नियंत्रण था। ये चार प्रकार की सभाएं हुआ करती थी, उसको प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। उनके माध्यम से राजा के जो पावर थे, यानी कि जो उनकी जो शक्तियां थी उन पर नियंत्रण था। तो चार सभा कौन कौन सी, बहुत डिटेल से अपन इसको पढ़ने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट है समिति, फिर सभा, फिर विदत और गण। ये चार सभा या चार सभाएं थी जो राजा के कार्यों पर या राजा पर नियंत्रण रखती थी। जैसे समिति थी, राजा के अधिकारों को नियंत्रित करती थी, यानी राजा के अधिकारों को पर क्या करती थी, ये नियंत्रण करती थी। हम एक एक के बारे में आगे हम डिटेल से बात करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा की पटरानी को महिषी कहा जाता था। मैंने आपको बताया ये भी रत्निन में, 12 रत्निन में ये भी शामिल थी। जो राजा के जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो वर्क थे उसमें वो सहायता या सलाह भी दिया करती थी। तो हम बात करते हैं, सबसे पहले हम समिति की बात करते हैं। देखिए समिति क्या है, समिति आधुनिक लोकसभा के समान थी। जैसे आज हमारे पार्लियामेंट में जैसे लोअर हाउस और अपर हाउस होती है, जो लोअर हाउस है उस जैसी ही क्या थी, समिति थी। और ये आज के आधुनिक लोकसभा के समान थी। समिति कबीले की आम सभा होती थी, यानी कि जो समिति होती थी, जो कबीला होता था उस कबीले की क्या होती थी, आम सभा होती थी। राजा का चुनाव समिति के द्वारा ही किया जाता। जो राजन थे, जो राजा था, उसका जो चुनाव होता था वो समिति के माध्यम से ही क्या किया जाता था। समिति का जो अध्यक्ष था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ईशान कहलाता था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो समिति होती थी उसका जो अध्यक्ष होता था वो कौन कहलाता, ईशान कहलाता था। और समिति का जो ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख किया गया, ये भी आपको बिल्कुल याद करना ही है। ये दो चीजें आपको याद करनी है, समिति का अध्यक्ष ईशान कहलाता था और समिति का जो ऋग्वेद में कितने बार उल्लेख हुआ है, 9 बार उल्लेख हुआ है। इसके बाद हम सभा की बात करते हैं। देखिए सभा सभा है, सभा आज का जो अपने जो अपर हाउस है, राज्यसभा के समान थी। और इस सभा के अंदर वृद्धों और कुलीन लोगों की सभा थी, यानी कि इसमें वृद्ध भी शामिल थे और कुलीन वर्ग के जो लोग थे वो भी सभा में, कहने का मतलब सदस्य थे। ठीक है, मेंबर थे। इसमें महिलाएं भी हिस्सा लेती थी, यानी कि महिलाएं भी हिस्सा लेती थी, पुरुष भी हिस्सा लेती थी, पुरुष भी हिस्सा लेते थे। और महिलाओं की सभा को सभावती कहा गया है, यानी कि जो महिलाओं की इसकी सभा को क्या कहा है, सभावती कहा गया। परंतु उत्तर वैदिक काल में सभा और समिति सभावती को समाप्त कर दिया। जैसे हम आगे नेक्स्ट टॉपिक है, एक अलग से टॉपिक रहा है उत्तर वैदिक काल का, उसमें ये सभा और जो आपकी सभावती है इस सभा समाप्त कर दिया जाएगा। सभा का ऋग्वेद में सिर्फ 8 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। विदत की बात करते हैं। देखिए विदत क्या है, विदत सामाजिक, धार्मिक और सैन्य संबंधी कार्य विदत के द्वारा ही किए जाते थे। उपज संबंधी वितरण और सैन्य यानी कि सेना के द्वारा लूटा गया जो भी सोना चांदी है, लूट का जो सामान है, वो विदत के माध्यम से उसका बंटवारा हुआ करता था। विदत में महिला और पुरुष दोनों शामिल थे। और विदत का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विदत का ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख किया गया है। तो जैसे आपको पता है सभा का तो 8 बार ऋग्वेद में उल्लेख हुआ है और समिति का 9 बार और विदत का 122 बार इसका उल्लेख हुआ। इसका मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें सर्वाधिक इसका उल्लेख हुआ है। नेक्स्ट है गण। गण यानी कि गण कुलीन लोगों की एक संस्था थी, इसका मुखिया कुलपति कहलाता था। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रमुख अधिकारी कौन हुआ करते थे। देखिए सबसे सर्वश्रेष्ठ अधिकारी पुरोहित हुआ करता था। ठीक है, पुरोहित हुआ करता था। इसके अलावा सेनानी, यानी पुरोहित के बाद दूसरे नंबर पर अधिकारी था सेनानी। अगला है पूरब,
यानी किले के प्रधान को कहते थे। स्पर्श यानी गुप्तचर की एक संस्था थी। ये 4 प्रकार के क्या थे अधिकारी थे जो इस रत्निन यानी कि 12 जो रत्निन उसमें भी ये शामिल थे। अगर हम ऋग्वैदिक काल के सैन्य व्यवस्था की बात करें तो सैन्य व्यवस्था में ऋग्वैदिक काल में स्थायी सेना तो नहीं थी परंतु युद्ध के समय सेना का गठन होता था और जो सेना होती थी वो गाँव के में रहने वाले जो ग्रामीण लोग थे उन्हीं के द्वारा संगठित की जाती थी और ये 3 प्रकार की सेना थी पैदल सेना, अश्व सेना और रथ सेना। कर व्यवस्था की बात करें तो कर व्यवस्था यानी कि कर को बलि कहा जाता था। बलि कर देखिए यह प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था यानी कि जो राजा को जो जनता थी वो बलि नाम का एक कर होता था वो अपनी स्वेच्छा से राजा को दिया करती थी। न्याय व्यवस्था की अगर बात करें तो न्याय व्यवस्था अलग से न्याय व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। हालांकि सभा यानी कि सभा के द्वारा न्यायिक मामलों का निपटारा करती थी यानी कि जो सभा होती थी सभा ही क्या करती थी जो न्यायिक जो मामले थे उनका निपटारा सभा ही करती थी। डियर फ्रेंड्स अगला टॉपिक है देखिए हम एक तो हम ऋग्वैदिक काल और एक उत्तरवैदिक काल का जो विस्तार था उसकी यानी कि साम्राज्य का जो विस्तार था आर्यों का उसकी हम बात पहले कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स देखिए ऋग्वैदिक कालीन जो साम्राज्य था उस ऋग्वैदिक कालीन साम्राज्य की बात करते हैं उत्तर में तुर्कमेनिस्तान और हमारे दक्षिण में जो हमारी अरावली पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला और पश्चिम में अफगानिस्तान के से प्रारंभ होकर पूर्व में गंगा यमुना के दोआब तक। तो ये उत्तर सॉरी वैदिक कालीन यानी कि ऋग्वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल का ये आर्यों का था ठीक है यानी कि यहाँ आर्य पूर्व में सिर्फ आर्य गंगा यमुना दोआब के तक ही सीमित थे। फिर अगर बात करें इसमें शामिल है देखिए अफगानिस्तान शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, पंजाब है, जम्मू एंड कश्मीर है, हरियाणा है, दिल्ली और हमारा जो उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है। इसके बाद में ऋग्वैदिक काल का जो आर्यों का साम्राज्य की बात अगर करें तो थोड़ा बहुत इसका पूर्व की तरफ बढ़ जाता है यानी कि जो सदानीरा जो गंडक नदी है वहां तक इसका क्या हो जाता है विस्तार हो जाता है। जैसे देखिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विंध्याचल जो पर्वतमाला है वो और अफगानिस्तान पश्चिम में और गंडक नदी के तक यानी कि सदानीरा भी उसको कहते हैं वहां तक इसका साम्राज्य विस्तार हो जाता है। ऋग्वैदिक काल का विस्तार देखिए तो गंगा यमुना के दोआब के बिहार में गंडक सदानीरा नदी और दक्षिण हिमालय पर्वत तक नर्मदा नदी तक इसका साम्राज्य विस्तार था। आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स अगला टॉपिक है विश्व का पहला युद्ध। हम बात करेंगे विश्व का जो पहला युद्ध कौन सा हुआ है उसका बहुत डिटेल से हम वर्णन करने वाले हैं तो थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखिएगा और लगातार आप नोट्स बनाते रहिएगा। देखिए विस्तार की बात करते हैं। प्राचीन आर्य लोग सप्त सेंधव प्रदेश यानी कि 7 नदियों वाला क्षेत्र उसको उसके नाम उसको कहते हैं सप्त सेंधव प्रदेश के नाम से हम जानते हैं। देखिए सप्त सेंधव कौन कौन सी नदियां उसकी प्राचीन नाम और वर्तमान के नाम बात करते हैं तो देखिए सिंधु नदी उसको सिंध कहते हैं, झेलम उसको वितस्ता कहते हैं, चिनाब अस्किनी कहते हैं, रावी परुष्णी कहते हैं, व्यास विपाशा कहते हैं। विपाशा बसो प्लीज विपाशा है ओके ठीक है। सतलज सतुद्री सरस्वती घग्गर कहने का मतलब इसको विपाशा बासु के नाम से आप याद करोगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी अन्य नदियां हैं उसका जो प्राचीन नाम देखते हैं और अब नया नाम देखते हैं। ये तो हम प्राचीन नाम की बात करते हैं तो ये नया नाम की बात करते हैं। क्रूमु कुर्रम कुंभा कुभा काबुल सदानीरा गंडक गोमल और गोमती। डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं विश्व का जो पहला जो युद्ध है जो उसको हम 10 राज्य युद्ध की हम बात करते हैं उसकी बात हम करते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं पंचजन यानी कि जन यानी पंचजन ओके जन जन से जनपद जनपद से महाजनपद की बात है। पहले हम जन की बात करते हैं। देखिए उस समय अनु यदु पुरु द्रुहु तुर्वस ये प्रसिद्ध जन थे। तो बात करते हैं कैसे युद्ध होता है 10 राज्य युद्ध की बात अपन करते हैं। देखिए एक भरत वंश था और भरत वंश का जर राजा था सुदास। सुदास का पुरोहित था विश्वामित्र। मैंने बताया था पुरोहित है जो रत्निन में ये सबसे बड़ा पद हुआ करता था। तो इस सुदास का जो पुरोहित था विश्वामित्र। लेकिन क्या होता है कि इस राजा सुदास जी क्या करते हैं कि अपने जो पुरोहित है विश्वामित्र को पुरोहित के पद से हटाकर उसके स्थान पर ऋषि वशिष्ठ को अपना पुरोहित बना दे